चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए 2 क्लासेस मेरी ज्योग्राफी की हो चुकी हैं, ठीक है। और हम कवर कर रहे हैं इस समय यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है वो हमने देख लिया है। रेड जिएंट क्या होता है वो हमने देख लिया है। वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सारी चीज़ें हमने अपनी 2 क्लासेस में कवर कर लिया है। अब आज की क्लास ये यूनिवर्स की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। और पृथ्वी पर हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए अभी तक हमने देखा है तो सौर मंडल बचा हुआ है। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, बिल्कुल शुरू से। और उसके बाद ब्रह्मांड आया। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज हैं, उसमें हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है। फिर मंदाकिनी गैलेक्सी हमारी जो है उसके अंदर हमारा सौर मंडल है। तो अभी पढ़ेंगे हम सौर मंडल। फिर सौर मंडल में ही हमारी पृथ्वी है। फिर हम आएंगे पृथ्वी पर, तब हम पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की ये यूनिवर्स की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। देखिए हमने देख लिया है ये क्या है, तो ये है नेबुला। ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो हैं उसको हम नेबुला बोलते हैं। ये गैलेक्सी है हमारी, ठीक है। ये गैलेक्सी के आकार है, ठीक है। गैलेक्सी इस तरह से मूव करती है और इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये भी एक गैलेक्सी है। चित्र से आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। और ये जगह जगह पे वाइट कलर के ये चमकते हुए बिंदु दिख रहे हैं ना, ये स्टार हैं, तारे हैं। जैसे हमारा सूर्य है ना, सूर्य की तरह ही ये विभिन्न प्रकार के तारे हैं। तो एक गैलेक्सी में खरबों तारे होते हैं। ये रेड जिएंट है हमारा, ठीक है। रक्तदानव बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं रक्तदानव कैसे बनता है। कोई तारा होता है, हम देख चुके हैं कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है। फिर तारा मृत्यु की दशा को कैसे प्राप्त करता है। और मृत्यु की दशा को प्राप्त करने के क्रम में वो पहले रेड जिएंट बनता है, फिर वाइट ड्वार्फ बनता है। वाइट ड्वार्फ बनता है श्वेत वामन, ठीक है। वाइट ड्वार्फ हो गया। और फिर उसके बाद ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, सॉरी, फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। फिर ये देखिए न्यूट्रॉन स्टार है। ये न्यूट्रॉन स्टार, ये सब हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल दिखता नहीं है लेकिन ये यहाँ समझाने के लिए दिखाया गया है। ब्लैक होल है ये, ठीक है। ये एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र में क्या है? ब्लैक होल है। आज की क्लास और हम ये भी कवर कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सूर्य के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? केंद्र से लेकर सतह तक उसकी 3 लेयर होती हैं और सतह से बाह्य अंतरिक्ष की ओर भी उसकी 3 लेयर होती हैं। तो सबसे पहले है कोर। कोर के ऊपर केंद्र में है कोर। कोर के ऊपर जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन। और रेडिएटिव जोन के सबसे ऊपर जो सतह की लेयर है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। फिर सतह की लेयर के ऊपर क्या है? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, सबसे बाहरी परत, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सोलर फ्लेयर होती है, ये कोरोना का पार्ट है। हमने सन स्पॉट भी देखा है, ठीक है। ये देखिए ये है सन स्पॉट, ठीक है। डार्कर पार्ट जो है इसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। जो इसके चारों ओर लाइटर हल्का डार्क पार्ट है उसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो सन स्पॉट भी हम देख चुके हैं, ठीक है, कैसे होता है। ये भी हम कवर कर चुके हैं। सोलर सिस्टम, अभी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो सोलर फ्लेयर होती हैं, ठीक है। ये सौर ज्वाला जो हैं, ये जब बाह्य अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें हम सोलर विंड कहते हैं, ठीक है। और ये सोलर विंड क्या होती हैं? पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। सूर्य से निकलती हैं सोलर विंड और पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। और पूरे अंतरिक्ष में फैलने के क्रम में जब ये पृथ्वी के समीप से गुजरती हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन सोलर विंड को क्या करता है? बाईपास कर देता है। पृथ्वी के सतह तक नहीं आने देता, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा जो साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल पर ये जो सोलर विंड होती हैं वो टकराती हैं वायुमंडल के कणों पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की
के तरफ ये झुक जाती है सोलर विंड। तो वहाँ पर जब वायुमंडल में ये प्रवेश करती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप में, तो वायुमंडल की क्रिया के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सोलर विंड में, ठीक है, आयन्स होते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। तो ये वहाँ के हाइड्रोजन के साथ साउथ और नॉर्थ पोल के वायुमंडल में हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स क्रिया करते हैं, तो चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अरोरा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं अरोरा। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश उत्पन्न होती है, चमकीला प्रकाश, तो उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस। और उत्तरी ध्रुव पर जो ये चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अब हम आज के वीडियो में देख रहे हैं सिजगी की कंडीशन, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बता दिया हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सिजगी क्या होता है? सिजगी, देखिए सिजगी में क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं सिजगी। तीनों सीधी रेखा में हो तो उसे सिजगी बोलते हैं। और तीनों का कहने का आशय क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अब ये तीनों सीधी रेखा में आने के लिए दो कंडीशन है। चूँकि सूर्य हमारा जो है वो, ये सूर्य हमारा स्थिर है, एक जगह है, ठीक है। और ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और चंद्रमा यहाँ पर है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो तीन कंडीशन होंगी। एक कंडीशन होगी चूँकि सूर्य तो एक किनारे है, ठीक है। एक कंडीशन होगी जब पृथ्वी बीच में होगी, सूर्य और चंद्रमा किनारे किनारे होंगे। और दूसरी कंडीशन होगी जब चंद्रमा बीच में होगा, सूर्य और पृथ्वी किनारे किनारे होंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन में ये तीनों सीधी रेखा में आएंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन को हम बोलते हैं युति, ठीक है। दूसरी कंडीशन को हम बोलते हैं वियुति। युति को हम बोलते हैं कंजक्शन और वियुति को हम बोलते हैं अपोजिशन। युति में क्या होता है? ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य, और ये हमारा मून है, ठीक है। और ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ। देखो यहाँ पे दिखने में आपको लग रहा है कि पृथ्वी सूर्य से बड़ी है, ऐसा नहीं है, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो सूर्य को ही बड़ा बना देते हैं, ये हमारा सूर्य है। तो युति कंजक्शन में क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक तीनों सीधी रेखा में, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो चंद्रमा है, मून है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आ जाता है तो पृथ्वी पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को, ये कंडीशन कब होगी? इसको हम बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून, न्यू मून का मतलब अमावस्या। और न्यू मून के दिन अमावस्या में ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्या? सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। तो एक कंडीशन है तीनों सीधी रेखा में, जब सूर्य बीच में है तो पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण लग गया, मतलब सूर्य नहीं दिख रहा है। सूर्य क्यों नहीं दिख रहा है? कैसे ग्रहण लगा? तो भैया हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन बीच में चंद्रमा आ गया। बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा ने इसके प्रकाश को रोक लिया, तो ये प्रकाश पृथ्वी पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो जब पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाए तो हम बोलते हैं सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य पे ग्रहण लग गया। ये होता है न्यू मून डे के दिन, अमावस्या के दिन, और सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। वियुति में क्या होता है? ये हमारा है सूर्य, ठीक है। सूर्य और कलर ले लेते हैं। देखो इसमें बीच में अर्थ आ जाएगा, हमारा पृथ्वी आ जाएगी, और किनारे क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। तो अब देखो इसमें मून पे क्या नहीं जा रहा है? प्रकाश नहीं जा रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अर्थ रोक ले रही है, पृथ्वी रोक ले रही है। तो ये कंडीशन कब होगी? पूर्णमासी को। पूर्णमासी को फुल मून इसे बोलते हैं, फुल मून, ठीक है।
ये कंडीशन कब होगी? फुल मून के दिन, पूर्णमासी। और इस कंडीशन में क्या पड़ेगा? बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णमासी के दिन होता है, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स बोलते हैं इसको, सोलर इक्लिप्स, इसको लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण होता है। अब देखो, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो जब हम अमावस्या से पूर्णमासी की ओर बढ़ते हैं, मतलब अमावस्या था, न्यू मून था, अमावस्या अंधेरी रात, पूर्णमासी फुल मून, तो जब हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हैं, चांद का आकार बड़ा होता जाता है, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है? जब हम अमावस्या से पूर्णमासी की ओर बढ़ते हैं, चांद यहाँ नहीं दिख रहा था, अमावस्या था, अंधेरा था, और धीरे धीरे छोटा छोटा दिखता दिखता फुल हो जाएगा, तो चांद का आकार बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष। चांद का आकार घट रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष जब पूर्णमासी से अमावस्या की ओर जाएंगे, चांद का आकार घटेगा। अब सूर्य ग्रहण देखते हैं। देखिए, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। सूर्य ग्रहण है 3 प्रकार का। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। और तीसरा है वलयाकार, वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए। ये है हमारा सूर्य है, ठीक है, सन है, ये हमारा अर्थ है, और सन और अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है ऐसे पाथ में। मून जो है इसका भी चक्कर लगा रहा है ऐसे पाथ में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है मून तो बहुत दूर है, मून यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? जब मून यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक सीधी रेखा में सिजगी की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हो, अभी देखिए चंद्रमा कहाँ है? सूर्य के समीप है। इस ए वाली कंडीशन में आप देखेंगे तो जो मून है वो पृथ्वी से दूर है, पैराबोलिक पाथ है ये, तो दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, इसमें सूर्य चंद्रमा जो है सूर्य के समीप है। और ये कंडीशन जब यही पृथ्वी घूमकर यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ जब पृथ्वी पहुँचेगी तो इसका पाथ यही वाला रहेगा। तो जब मून यहाँ पर आएगा, बी वाली कंडीशन पे जब मून आएगा तो क्या होगा? तो मून सूर्य की तुलना में पृथ्वी के समीप होगा, ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए, समीप रहते हुए बीच में आ जाए, जब बीच में आएगी तभी सूर्य ग्रहण लगेगा, आ जाए, इस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारी अर्थ थी, ठीक है। अब इसी अर्थ के ऊपर हमारे मून ने क्या किया? कब्जा कर लिया। चूंकि पृथ्वी के समीप है तो बहुत एरिया में सूर्य नहीं दिखेगा, पूरी पृथ्वी पर सूर्य नहीं दिखेगा। मून ने क्या किया? पृथ्वी को ढक लिया, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। अब देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई दे, तो ये हो गया हमारा मून, और ये हो गया हमारा सूर्य, सन हो गया, ठीक है। तो सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से ऐसे दिखाई देता है तो उसको आंशिक बोलेंगे। वलयाकार का मतलब क्या होता है? इसके उल्टी कंडीशन, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की कंडीशन बिल्कुल उल्टी होगी, ठीक है। क्या होगा? ये हो गया हमारा मून, और ये सूर्य चारों ओर इसके दिख रहा है, ये हो गया हमारा सन का एरिया। तो चारों ओर जब सूर्य दिख रहा है, ठीक है, वलयाकार बोलते हैं। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य के समीप रहते हुए मध्य में आता है, ठीक है। ये है हमारा सन, ये हमारा सन है, ठीक है। ये पृथ्वी मूव कर रही है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है चारों तरफ। फिर यहाँ पे एक सन बना देते हैं, और ये अर्थ है, ये मूव कर रही है चारों तरफ, ठीक है। अब देखिए, एक ये है हमारा क्या? ये है मून हमारा, ये है मून। अब देखिए, यहाँ पर भी मून हो सकता है, यहाँ पर भी मून हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा? चूंकि ये ऐसा पाथ है ये पैराबोलिक पाथ में क्या होगा? ये सूर्य के करीब होगा।
यही कंडीशन जो पृथ्वी घूम के यहाँ पर आएगी तो ये पाथ ऐसा होगा, तो ये जब मून यहाँ आएगा तो ये पृथ्वी के करीब होगा। ठीक है, यही दो कंडीशन है। जब पृथ्वी के करीब होगा चंद्रमा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य के करीब होगा इस कंडीशन में तो वलयाकार बनेगा, वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, अब देखिए टाइड क्या होते हैं, ज्वार क्या है, ज्वार क्या है, टाइड, ज्वार चित्र से भी समझ लेते हैं। देखिए ये कंडीशन थी हमारी, ये इधर पर सूर्य है, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है इधर, तो देखिए दो ही कंडीशन है। ठीक है, जब पृथ्वी अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है, अपोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, एक कंडीशन ये हो गई हमारी, दूसरी कंडीशन ये हो गई, यहाँ पे सन है। ठीक है, तो जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइड देख लीजिए, क्या होता है टाइड, सागरीय जल का तट की ओर आना। अब देखो ये है आपका सागरीय जल। ठीक है, अब ये सागरीय जल देखिए, ये है हमारा तट, तो ये सागरीय जल अभी देखिएगा, ये देखिए तट की ओर आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं टाइड। और वापस जाने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाटा, ज्वार और भाटा। ठीक है, तो टाइड क्या है, सागरीय जल का तट की ओर बढ़ना, तट की ओर बढ़ना, किसका, सागरीय जल का तट की ओर बढ़ना। इसको बोलते हैं टाइड। और इसका कारण क्या है भाई, जल जो है तट की ओर क्यों आता है, कारण भी तो होगा, तो इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से क्या होता है, टाइड आता है। अब टाइड के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला है दीर्घ ज्वर, ज्वर नहीं ज्वार, ज्वर मीन्स फीवर होता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार मतलब स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार कब आए, दीर्घ ज्वार का मतलब जब पानी की एक अधिक मात्रा तट की ओर बढ़ती है, मतलब कि तट की ओर ज़्यादा खिंचाव लग रहा है, तभी तो पानी की बड़ी विशाल मात्रा आ रही है। और जब पानी की हल्की मात्रा आएगी तो मतलब खिंचाव कम लग रहा, आकर्षण बल कम लग रहा है। ज़्यादा आकर्षण बल कब लगेगा, पृथ्वी की बात हो रही है भाई, अर्थ पे हमारे पानी है, ये पृथ्वी की समुद्र वाला जो पृथ्वी का पानी है वही तट की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी पर ज़्यादा खिंचाव तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा एक साइड में हो। ठीक है, तो हमने अभी देखा कंडीशन, दो कंडीशन है, एक है न्यू मून की, न्यू मून में क्या था, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है। ठीक है, सन अर्थ और मून जब एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, न्यू मून डे। ठीक है, मतलब पृथ्वी दोनों का खिंचाव, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा विशाल मात्रा में पानी की राशि खींची चली आ रही है। ठीक है, दूसरा फुल मून में भी यही कंडीशन है, फुल मून में भी क्या है, तीनों सीधी रेखा में है, तो न्यू मून और फुल मून इन दोनों कंडीशन में स्प्रिंग टाइड आएगा, दोनों दिन स्प्रिंग टाइड आएगा। ठीक है, अमावस्या को और चांदनी रात को फुल मून, पूर्णमासी को, अमावस्या और पूर्णमासी को क्या बोलेंगे, तो स्प्रिंग टाइड इन्हीं दोनों दिन आता है। लघु ज्वार कब आएगा, जब पानी की एक छोटी सी राशि तट की ओर बढ़ती है, विशाल राशि नहीं। तो ये कंडीशन कब होगी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री पर हो, तो ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हो गया मून, तो ये भी थोड़ा, सूर्य भी थोड़ा खिंचाव करेगा अपनी तरफ और मून अपनी तरफ खींचेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक जो सागरीय जल है उसकी छोटी सी मात्रा, बहुत विशाल नहीं, वो तट की ओर आएगी, तो इसको बोलते हैं लघु ज्वार। कृष्ण शुक्ल की सप्तमी और अष्टमी में लघु ज्वार आता है। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या होती है देखिए, अब एक चीज़ देख लेते हैं, सुपर मून, टाइड हो गया, सुपर मून, सुपर मून किसे कहते हैं, देखो जब किसी पूर्णिमा को, ठीक है,
पूर्णिमा को चंद्रमा अपने इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी के समीप होता है, तो उस समय चंद्रमा सामान्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। इसी को सुपर मून, मतलब देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है। मून हमारे अर्थ के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ये जो एरिया है एक ए एरिया है, एक ए इस मतलब स्थान है, एक बी स्थान है। ए स्थान पे क्या होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होगी, इसके बीच की दूरी कम होगी, और बी स्थान पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिक होगी। तो जब कहते हैं, जब मून ऐसी स्थिति पे हो जो पृथ्वी से सबसे समीप हो और उस समय पूर्णिमा भी हो, मतलब पूरा चांद दिखाई पड़े, तो चांद सामान्य आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं सुपर मून, ठीक है। तो जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपने इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी के समीपस्थ होता है और उस समय चंद्रमा सामान्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, इसी को हम सुपर मून कहते हैं। ये कंडीशन कब की है, पूर्णिमा की है, आधे चांद की नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल, देखिए सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे पहले क्या क्या शामिल है, तो देखो सौर मंडल में क्या शामिल है, पहली बात तो ग्रह शामिल हैं, सौर मंडल का ही भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग है या कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ग्रह सौर मंडल का भाग है, उपग्रह सैटेलाइट ये भी सौर मंडल का भाग है, ठीक है, उल्काएं ये भी सौर मंडल का ही भाग है, मेटेयर्स बोलते हैं, और क्षुद्र ग्रह ये भी सौर मंडल का भाग है, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, पुच्छल तारे, अभी ये सब पढ़ लेंगे आज, पुच्छल तारे ये भी सौर मंडल का भाग होते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, इन सभी को मिलने से हम सौर मंडल, मतलब सभी के मिलने से सौर मंडल का निर्माण होता है। अब देखिए एक हमारा सौर मंडल में तारा है जिसको हम बोलते हैं सूर्य, ठीक है, तो ये है हमारा सन, सबसे बड़ा है, चमकदार, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, बाकी सारे हैं हमारे तारे। तो देखिए सूर्य के सबसे करीब का तारा कौन सा है, बुध है, मरकरी, उसके बाद शुक्र है, ये मत समझिए कि मैं जैसा आकार यहाँ बना रहा हूँ ग्रहों का, प्लैनेट्स का, उसी साइज में है, नहीं, साइज में अंतर है, यहाँ बनाने पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है, तीसरे नंबर पे, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद एक पेटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। इस ये भी सूर्य का चक्कर, जितने ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सूर्य के आकर्षण बल के कारण। तो ये एक पट्टी है, इस पट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं और इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह पेटी। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच है, ऑप्शन दिया होगा, तो मंगल, इसके बाद कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि बड़े ग्रह हैं ये, शनि, फिर अरुण वरुण, यूरेनस नेपच्यून, अरुण और वरुण, ठीक है, तो सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखिए ये है क्षुद्र ग्रह पेटी, और इसके बाद में एक है आपका कुइपर बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं जिसको हम बोलते हैं, कौन सी बेल्ट है, कुइपर बेल्ट है, ठीक है। अब ये जो ग्रह हैं, ये जो आपके क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर के ग्रह, मतलब सूर्य से और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच के ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह। क्यों, क्योंकि ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है, ये ठोस ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी जो है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, पेटी कहो या पट्टी कहो, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद के जो जितने भी ग्रह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह, या इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह,
जोवियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बृहस्पति के जैसे ग्रह हैं, जोवियन ग्रह, और ये गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह ठोस ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं, और ये गैसीय ग्रह हैं, गैसीय ग्रह। ठीक है, आकार के अनुसार कुछ ग्रह देख लीजिए। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का। बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, और वरुण के बाद आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी आकार में 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। जितने भी ग्रह हैं इन सब में पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पे है। ठीक है, अब शुक्र ग्रह जो है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। उसके वायुमंडल का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सौर मंडल का सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह है। ठीक है, शुक्र। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, बहुत नहीं, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं बस। तो सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह। ठीक है, लगभग 96% क्या है? CO2 है, तो गर्म तो होगा ही, और नाइट्रोजन है थोड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं, सिस्टर प्लैनेट। सर्वाधिक चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। अब चमकीला होने का मतलब क्या है? कि इसका एल्बिडो बहुत अधिक है। अभी आगे चल के एल्बिडो पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एल्बिडो इसका बहुत अधिक है। इसको बोलते हैं सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, न्यूनतम गति से घूर्णन करता है। क्या है ये? क्लॉकवाइज रोटेशन। बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ठीक है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम बोलते हैं पृथ्वी के समकक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मंगल ग्रह है। मार्स पृथ्वी के समकक्ष है। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए लाल ग्रह कहलाता है, लाल रंग का दिखता है। इसका कारण क्या है? तो इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाल ग्रह। ठीक है, वायुमंडल में इसके कौन सी गैस ज़्यादा है? मेथेन गैस की अधिकता है। इसके 2 उपग्रह हैं। पहला कौन सा है? तो फोबोस, और एक है डीमोस। डीमोस, फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ये सब फालतू चीज़ें नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। देखो, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हमने देख लिया अभी कहाँ पे हैं? मंगल और बृहस्पति की सीमा में है। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति की सीमा में है, ये हमने देख लिया है। देखिए, न्यू मून डे हो, न्यू मून है, ये फुल मून है। ठीक है, न्यू मून है, फुल मून है। ठीक है, लूनर टाइड हो गया आपका। ठीक है, सोलर टाइड हो गया। अब ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये क्या है? ये देखिए, ये ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ठीक है, और ये सीरस जो है ये पहला खोजा गया एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। ये देखिए, जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये है कुइपर बेल्ट, सबसे लास्ट में कुइपर बेल्ट है। ठीक है, ये कॉमेट्स से अभी पढ़ेंगे, कॉमेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या हैं? तो मंगल और मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य जो पिंड हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस हो गया। और अब क्षुद्र ग्रह की जरूरत क्या है? तो देखिए, चूंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसी समय इन इन टुकड़ों, चट्टानी टुकड़ों की भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा योगदान इसमें है कि हम यह कह सकते हैं सबसे ज़्यादा महत्व इस बात के लिए है कि हम इससे पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों की और सौर मंडल की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, तो भविष्य में ब्रह्मांडीय परिवहन हेतु ईंधन के रूप में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, इनके विशाल भंडार है। ये जो चट्टानी टुकड़े हैं जिन्हों हम एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं, पट्टी कहते हैं, ये इसमें आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, प्लेटिनम होता है। इन सब के कारण क्या होता है? ये बहुत विशाल भंडार है काहे के? तो भविष्य का ईंधन है ये।
इलिप्टिकल पाथ में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है। आकार इनका कोई निश्चित नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु देख लेते हैं, पुच्छल तारा, ठीक है, ये कॉमेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो देखिए, ये देखिए क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, ये है क्षुद्र ग्रह, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह। ये हमारी अर्थ है, ये आपस में क्षुद्र ग्रह, देखिए चट्टानी टुकड़े हैं ना, ये आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराने से और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। ये देखिए, जब पृथ्वी की वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कोई क्षुद्र ग्रह इंटर करता है, तो जब इंटर करता है तब ये पृथ्वी में उपस्थित गैसों और पार्टिकल्स के घर्षण से, ये वायुमंडल के घर्षण से जलने लगता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमेट्स। ये हो गया हमारा कॉमेट्स। अब देखिए, कॉमेट्स की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। इसके कितने भाग हैं? सबसे पहले तो ये होते क्या हैं, धूमकेतु क्या हैं? तो ये हैं पत्थर, धूल कण, बर्फ, जल कण, इन सबके चट्टानी और धातुई पिंड हैं, ठीक है। पत्थर, धूल कण, बर्फ, जल कण, हिमानी गैस, इनके चट्टानी और धातुई पिंड हैं। ये सूर्य के चारों ओर पैराबोलिक और हाइपर पैराबोलिक पाथ पे ये घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर पैराबोलिक और हाइपर पैराबोलिक पाथ पर ये घूमते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। पहला हम जिसे बोलते हैं नाभि, दूसरा हम जिसे बोलते हैं कोमा, और तीसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये केंद्र इसका जो होता है, इसको हम ब्लैक से दिखाएं, वाइट है, ये जो केंद्र है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नाभि, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाभि। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, कोमा, ठीक है। और ये जो एरिया, ये जो डिजाइन बन रही पूंछ जैसी, इसको हम बोलते हैं पूंछ, ठीक है। तो इसके एक जो कॉमेट होता है धूमकेतु, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। मध्य वाला पार्ट नाभि ठोस होता है, उसके चारों ओर धूल का आवरण जो बना होता है, गैसों का आवरण कोमा होता है, और ये पीछे एक पतली सी पूंछ जैसी आकृति निकलती है, इसे हम पूंछ बोलते हैं, ठीक है। जो नाभि होती है, केंद्र जिसे कहते हैं, ये ठोस होता है, ये पत्थर या बर्फ का बना होगा, ठोस होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल का आवरण, तो गैस और धूल का आवरण किसके चारों ओर, नाभि के, गैस और धूल का आवरण, इसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, नाभि के चारों ओर। नाभि एवं कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, इसको हम बोलते हैं पूंछ, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी, सूर्य के विपरीत दिशा में, जो इसकी पूंछ होगी वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटेओर की, उल्का की, उल्का, ठीक है, उल्का या केतु बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेटेओर्स, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ हो गई, ये है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, और ये बाह्य अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। ये जो है ये बाह्य अंतरिक्ष हो गया, ये हो गया बाह्य अंतरिक्ष। अब देखिए, जब कोई चट्टानी टुकड़ा अंतरिक्ष में है, यहाँ पर है, कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। जब कोई चट्टानी टुकड़ा यहाँ पर है, अंतरिक्ष में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटेओरिड,
मेटेओरिड। कोई कठोर पिंड अंतरिक्ष में पैराबोलिक मार्ग में गतिशील रहता है उसको हम मेटेओरिड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उल्का परमाणु। उल्का परमाणु। तो कोई कठोर पिंड यानी कोई कठोर पिंड अंतरिक्ष में पैराबोलिक मार्ग में घूम रहा है। पैराबोलिक मार्ग में घूम रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेओरिड बोलते हैं, मेटेओराइड बोलते हैं। अब ये पिंड जो था, यही पिंड क्या करता है? पृथ्वी के अंतवाह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आता है, और जब ये पिंड बढ़ता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर आ गया जब ये पिंड, तो ये घर्षण से जलने लगेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मेटेओर। इसको मेटेओरिड बोलते हैं, इसको मेटेओर बोलते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण से जलने लगता है। घर्षण से जलने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। टूटता हुआ तारा देखते हैं ना, यही है वो शूटिंग स्टार, टूटता तारा। टूटता हुआ तारा जो आप लोग देखते हैं, विश पूरी करने के लिए मांग लेते हैं, यही है वो टूटता तारा, ठीक है। तो एक हो गया अंतरिक्ष में था, दूसरा हो गया पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया। अभी पृथ्वी के वायुमंडल में है, पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरा है सॉरी। और जब ये पिंड आकर पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है, यहाँ पिंड गिरा पृथ्वी की सतह पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उस समय इसको हम बोलते हैं मेटेओराइट, ठीक है। मेटेओरिड था, फिर मेटेओर हो गया। मेटेओर मतलब उल्का परमाणु, ठीक है। उल्का परमाणु जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम ये सिर्फ उल्का कहते हैं। मेटेओरिड हो गया उल्का परमाणु, पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो उल्का हो गया, और जब पृथ्वी की सतह पर गिरा तो ये मेटेओराइट या उल्का पिंड हो गया। उल्का पिंड या उल्कास्म, या इसको बोलते हैं उल्कास्म, ठीक है। तो जब ये मेटेओर जलकर नष्ट हो जाता है और एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटेओराइट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन होती हैं। एक अंतरिक्ष में है तो क्या हुआ, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेटेओरिड क्या होता है, मेटेओर क्या होता है, मेटेओराइट क्या होता है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, कंडीशन तीनों की अलग अलग है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, हमारी अर्थ के बारे में। सबसे पहले तो ये शुक्र इसके सबसे करीब का ग्रह, अगर आप पूछा जाए इसके सबसे करीब ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह, नज़दीकी या सबसे करीब ग्रह कौन सा है? तो सबसे करीब ग्रह है शुक्र, ठीक है। और शुक्र के बाद है फिर मंगल। इसे हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, सबको पता। इसका आकार कैसा है? हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? जियॉइड। इसके शेप को क्या बोलते हैं? जियॉइड बोलते हैं, जियॉइड, ठीक है, जियॉइड। ये इसका शेप है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी है हमारी, ऐसे है, ठीक है। ये एक्सेस है इसका, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये अक्ष है इसका, काल्पनिक अक्ष। ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। इसमें आपको झुकी हुई पृथ्वी नहीं दिखाई गई है, देखिए। तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है।
अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करती है, इसे भू परिभ्रमण करते हैं। तो ये हमारा ये है सूर्य सन और ये है अर्थ, ठीक है। तो ये अपने एक्सेस यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूर्णन करती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण कर, ठीक है। तो ये अपने एक्सेस पे घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर भी ये घूम रही है। तो जब अपने एक्सेस पे घूर्णन करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भू परिभ्रमण, परिभ्रमण। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता है दिन और रात। तो जब पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है गोल गोल अपने अक्ष पे, उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है, इसे भू परिभ्रमण कहते हैं। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण, भू परिक्रमण या परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर के चारों ओर घूमते, पूजा करने जाते हैं, तो वो एक परिक्रमा करना हो गया, भू परिक्रमण। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे ऋतुएं आती हैं, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन किससे होता है, सूर्य के चारों ओर घूमने से। अगर पृथ्वी सीधी होती, अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती, तो कहीं हमेशा दिन होता, कहीं हमेशा रात होती, ठीक है। और दो चीज़ें और हैं, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही, घूम रही है, तो दो बल कार्य करते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर कार्य करता है, तो वो चूंकि पृथ्वी हमारी बीच में उभरी हुई है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है पृथ्वी, सॉरी, चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे बनी हुई है, तो ये बीच में उभरी हुई है, तो दो बल कार्य करते हैं। कोई वस्तु जैसे लट्टू नाच रहा होता है ना, तो दो बल कार्य करते हैं, एक केंद्र की ओर, एक केंद्र के बाहर। तो जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसे सेंट्रीपेटल बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल के बिना वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। और एक बल होता है जो केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पर पृथ्वी सबसे अधिक उभरी है, तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होगा, अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है 365.25 दिन लेती है, ठीक है। तो ये काउंट नहीं किया जाता, ये जो 0.25 दिन है ये काउंट नहीं किया जाता, यही आगे चल के एक दिन बन जाता है। तो फरवरी कितने की हो जाती है, 28 की जगह 29 की हो जाती है। तो जब फरवरी 29 का होने का कारण यही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती, 365.25 दिन में लगाती। तो कैलकुलेशन के लिए हम 25 दिन, जो 0.25 दिन है उसको हटा देते हैं, हर चौथे वर्ष ये एक दिन के बराबर हो जाता है। तो ये फरवरी को 28 की जगह 29 का कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो यूनिवर्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड क्या है, तो अनंत गैलेक्सियों का समूह, उसी में एक गैलेक्सी हमारी है मंदाकिनी, जिसे बोलते हैं दुग्ध मेखला। मंदाकिनी गैलेक्सी के अंदर हमारा है सौर मंडल, हमने देख लिया, ठीक है। सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है, हमको फोकस करना है पृथ्वी पे। तो अब पृथ्वी की बारी आई है। तो सबसे पहले जब हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर चूँकि पृथ्वी हम मानव सभ्यता के पहले से आई हुई है, इसकी जो संरचनाएं हैं वो हमसे पहले बनी हुई हैं। तो जो चीज़ें हमसे पहले बनी होती हैं उनको हम देखते हैं कि सामने क्या चीज़ है, फिर हम उसके कारण की खोज करते हैं कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो इसे ऑब्जर्वेशन साइंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले पहाड़ देखे, हमारे सामने ये पर्वत और नदियाँ नहीं थी। तो हमारे सामने जब हम आए यहाँ पर, मानव आया, तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे समुद्र में खाई है, कहीं कहीं ट्रेंच है, वही कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर आल्पस पर्वत है, कहीं पर्वत हैं, कहीं झरने हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, पठार हैं। तो पहले उसने इन चीज़ों को देखा, फिर उसके कारण की खोज की। तो वही हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले हम संरचना देखेंगे, फिर कारण की खोज करेंगे। तो हमने पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ देखी हैं, ठीक है। पर्वत हैं, कहीं कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं,
कहीं समुद्र है, ठीक है, समुद्र के अंदर भी इसी प्रकार की संरचनाएं हैं, कटक हैं, कहीं समुद्र के अंदर पर्वत हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जियोमॉर्फोलॉजी में आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यूनिवर्स हमारा समाप्त हो चुका है। अगर कोई आपको समस्या है, कुछ आपको पूछना है, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ बने हैं, 2 अपलोड हो चुके हैं, 1 अपलोड हो जाएगा कल तक। तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका हम सल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी जो होगी। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए ज्योग्राफी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।